शहर की उस रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। ताज होटल की चमकती रोशनी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे कोई समझ नहीं पाया। तालियों की आवाज, महंगे कपड़े, ऊंची हंसी, सब कुछ अचानक एक सन्नाटे में बदल गया था। एक बेटे का सम्मान सबके सामने परखा जाने वाला था और एक बाप की इज्जत दांव पर लगी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस एक रात का फैसला आने वाले सालों की किस्मत लिख देगा। जो लोग उस वक्त तमाशा देख रहे थे, वही बाद में कहानी का सबक बनने वाले थे। उस रात किसी ने प्यार खोया, किसी ने घमंड और किसी ने खुद को पा लिया। वंशिका, ये जो तुम कर रही हो ना, ये बूढ़े आदमी हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किसके बारे में बोल रही हो? ये मेरे पापा जी हैं, मेरा मान है, मेरी पहचान है। मेरी ये आवाज़ जब ताज होटल के उस भव्य हॉल की दीवारों से टकराई, तो वहां खड़ा हर इंसान जैसे जम सा गया। पंडित जी के हाथ से थाली गिरते गिरते बची। पापा जी अपने पुराने से गमछे से आंखें पोंछ रहे थे। लेकिन ये सब यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसकी शुरुआत आज शाम से हुई थी, जब मैं अपने सपनों को सच करने के लिए उस होटल में कदम रख रहा था। हॉल की हर चीज शानदार थी। बड़े बड़े झूमर पूरी चमक के साथ जगमगा रहे थे। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और रसूखदार लोग मेरी और वंशिका की शादी में आए थे। मैं स्टेज पर बैठा अपनी किस्मत पर खुश हो रहा था कि वंशिका जैसी अमीर और पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी की साथी बनने जा रही है। तभी मैंने देखा कि वंशिका की नजरें मुख्य दरवाजे पर टिक गईं और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही हैं। उसने मुझे बातों में उलझाया और फिर धीरे से स्टेज से उतर गई। मैंने दूर से देखा, वो मैनेजर से कुछ कह रही थी। उसकी आवाज में जहर था। वो कह रही थी, इस बूढ़े आदमी को अंदर मत आने देना, समझी? आज मेरी शादी है। मैं नहीं चाहती कोई फटेहाल आदमी यहाँ घूमे। उसका इशारा उस बूढ़े की तरफ था जो पुरानी कमीज और धोती पहने, कंधे पर फटा सा गमछा डाले, डरते डरते अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैनेजर ने जैसे ही वंशिका की बात सुनी, वो तुरंत उस बूढ़े पर टूट पड़ा। उसका हाथ पकड़कर झटका और बोला, कहाँ घुस रहे हो? ये प्राइवेट फंक्शन है, निकलो यहाँ से। बूढ़े ने कुछ कहने की कोशिश की। उसके होंठ कांप रहे थे। शायद वो मेरा नाम लेना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वो जमीन पर गिरा तो उसका गमछा मिट्टी में सना गया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, जो मैं स्टेज से देख पा रहा था। वो किसी तरह उठा, अपना गमछा झाड़ा और सिर झुकाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन शायद बाप का दिल उसे रोक रहा था। वो फिर हिम्मत करके अंदर आया और भीड़ में छिपते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। वंशिका ने उसे दोबारा देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने मेरी तरफ देखा। मैं शादी की रस्मों को शुरू करने ही वाला था। उसने एक कर्मचारी को बुलाकर धीरे से कहा, इस बूढ़े को अभी बाहर करो, चुपचाप, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। कर्मचारी आगे बढ़ा ही था कि मेरी नज़र उस बूढ़े से मिली। मेरा दिल जैसे रुक गया। वो कोई अनजान आदमी नहीं था। वो वही इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझ पर लगा दी थी। वो मेरे पापा थे। मैंने वंशिका के चेहरे पर नफरत देखी। वो बार बार मेरे कपड़ों को ठीक करने के बहाने कान में कह रही थी, कुणाल, ये क्या हो रहा है? सब लोग देख रहे हैं। इस आदमी को हटाओ यहाँ से। लोग क्या सोचेंगे कि तुम किस परिवार से हो? मेरा खून खौल उठा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। उसने हैरानी से मुझे देखा। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि एक मिडिल क्लास लड़का उसके सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। मैंने साफ कहा, वंशिका, तुम सब जानती थी कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं आज जो भी हूँ इनकी मेहनत की वजह से हूँ। तुमने इन्हें फटे हाल कहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तय कर लिया कि शादी तब तक नहीं होगी जब तक मेरे पापा मेरे साथ स्टेज पर नहीं बैठेंगे। वंशिका ने आखिरी कोशिश की। ठीक है, शादी हो जाने दो, बाद में इन्हें घर ले जाना, लेकिन सबके सामने इन्हें अपना बाप मत कहना। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैंने गलत लड़की चुनी है। जो लड़की मेरे माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी क्या करेगी? मैं स्टेज से उतरकर उस कोने में गया जहाँ पापा सिर झुकाए खड़े थे। मैनेजर और गार्ड उन्हें बाहर करने वाले थे। मैंने जोर से कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। उनके कपड़े भले साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर जो आत्मसम्मान था, वो वहाँ मौजूद किसी अमीर आदमी में नहीं था। पापा मुझे देखकर रो पड़े। बोले,
बेटा, तेरी शादी थी, मुझसे रहा नहीं गया। सोचा तुझे दूल्हा बना देख लूं। अब मैं चला जाऊंगा। उनके ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मैंने उन्हें गले लगा लिया और वहीं सबके सामने रो पड़ा। मैंने कहा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ स्टेज पर बैठेंगे। जब मैं मुड़ा तो वंशिका गुस्से से कांप रही थी। उसे अपनी बेइज्जती लग रही थी, लेकिन मुझे अपनी असली दौलत मिल चुकी थी। होटल के बाहर खड़ी 20 काली मर्सिडीज गाड़ियां और पूरा सिक्योरिटी काफिला इस बात का सबूत थे कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मगर मेरी असली ताकत मेरे पापा थे। मैनेजर जो अभी तक अकड़ में था, अब डर से झुक गया। वो पापा के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। पापा ने बड़े दिल से उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वंशिका को माफ़ करना मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने पापा का हाथ थामा और उस भव्य हॉल से बाहर निकल आया। पीछे वंशिका का घमंड, उसकी शादी के सपने और उसका स्टेटस सब धूल में मिल चुके थे। मैंने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पूरे सम्मान के साथ पापा को अंदर बैठाया, जैसे वो कोई राजा हो। ताज होटल के उस पोर्च में खड़े हर इंसान ने आज ये सबक लिया था कि इंसान कपड़ों से बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होता है, और एक बेटे के लिए उसके पिता की इज्जत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। ये तो बस शुरुआत थी। वंशिका का घमंड पूरी तरह टूटना अभी बाकी था, और मेरी जिंदगी का नया सफर अब शुरू होने वाला था, जहाँ सिर्फ सच्चाई और रिश्तों की कदर होगी। स्टेज से उतरते वक्त मेरे पैरों तले से सिर्फ महंगा कालीन नहीं था, बल्कि वंशिका के वो सारे सपने और उसका घमंड भी था, जिसे मैंने एक ही झटके में कुचल दिया था। मेरे हाथ में पापा का वो सख्त और कांपता हुआ हाथ था, जिसकी हर लकीर में मेरी कामयाबी की कहानी लिखी थी। मगर वंशिका की नज़र में वही हाथ एक गरीब आदमी का था। जब मैं हॉल के बीच से गुजर रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि सैकड़ों नज़रें मेरी पीठ में चुभ रही हैं। कोई हैरान था, कोई मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहा था, मगर मेरे अंदर तूफान चल रहा था। पीछे से वंशिका की चिल्लाई, कुणाल, तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ। इस बूढ़े आदमी के लिए तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। उसकी आवाज़ अब मुझे अजनबी लग रही थी। मैंने मुड़कर उसे नहीं देखा, क्योंकि अगर उसकी आंखों में देख लेता तो शायद खुद पर शर्म आती कि मैंने ऐसी लड़की को चुना जिसने मेरे पापा को फटे हाल समझा। पापा धीमी आवाज़ में कह रहे थे, बेटा मेरी बात मान ले, छोड़ दे, मैं चला जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। ये बहुत बड़े लोग हैं, यहाँ हमारे जैसे लोगों का क्या काम? उनके ये शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मैंने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, पापा, अगर ये जगह आपके लिए नहीं है तो फिर ये कुणाल के लिए भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। जैसे ही हम होटल के मुख्य दरवाजे में पहुंचे, वही मैनेजर जिसने पापा को धक्का दिया था, अब अपराधी की तरह खड़ा था। उसने बाहर का नज़ारा देख लिया था, जहां मेरी 20 काली मर्सिडीज गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं और सिक्योरिटी अलर्ट खड़ी थी। जो मैनेजर थोड़ी देर पहले रौब दिखा रहा था, अब उसके माथे पर पसीना था। वो घबराकर बोला, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने तो बस मैडम वंशिका के कहने पर। मैंने उसे बीच में रोक दिया। मैडम वंशिका के कहने पर तुमने एक इंसान की बेइज्जती की? जानते हो ये कौन है? ये वो शख्स है जिनकी दुआओं ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं चाहूं तो तुम्हारा ये पूरा होटल खरीद सकता हूं। मैनेजर की टांगें कांपने लगी। वो पापा के पैरों की तरफ झुका, मगर पापा ने उसे रोक लिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा माफ़ी भगवान से मांगो, इंसान तो मिट्टी का बना है। आज तुम जिस कपड़े को देखकर मुझे ठुकरा रहे थे, कल वही कपड़े तुम्हारे भी हो सकते हैं। किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। पापा की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग चुप हो गए। तभी वंशिका भागती हुई बाहर आई। उसके पीछे उसके माता पिता भी थे। वंशिका के पापा ने मेरा रास्ता रोका और बोले, कुणाल, ये क्या बदतमीजी है? हमने शादी पर कितना खर्च किया है, और तुम इस मामूली आदमी की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, अंकल, ये मामूली आदमी मेरे पापा हैं, और जहाँ तक इज्जत की बात है, वो आपकी बेटी ने उसी वक्त ख़त्म कर दी थी जब उसने मेरे पापा को बाहर निकलवाया। आपकी दौलत और आपका स्टेटस आपको मुबारक, मुझे मेरे पापा मुबारक। वंशिका रोते हुए बोली, कुणाल, मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ वापस चलो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। मैं वादा करती हूँ
मैं इनका ध्यान रखूंगी। मैंने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ध्यान रखोगी? जिस रिश्ते की नींव सम्मान पर ना हो, वो रिश्ता कभी टिकता नहीं। आज जो तुमने बोया है, कल वही नफरत बनकर लौटेगा। मैं उस स्टेज पर दोबारा नहीं बैठ सकता जहां मेरे पापा की बेइज्जती हुई हो। मैंने पापा को गाड़ी की तरफ बढ़ाया। गार्ड्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला। पापा बैठते वक्त भी होटल के गेट की तरफ देख रहे थे। शायद वो सपना टूटते देख रहे थे जो उन्होंने मेरे लिए देखा था। मैं उनके पास बैठा तो महसूस हुआ मेरे कोट का कंधा उनके आंसुओं से भीग रहा है। वो कह रहे थे, बेटा, तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। वो लोग बहुत बड़े थे, उनका नाम था। मैंने उनका सिर अपने कंधे से लगाया और कहा, पापा, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। वंशिका और उसका परिवार बहुत छोटे लोग हैं, वह आपकी बराबरी भी नहीं कर सकते। गाड़ी धीरे धीरे होटल से बाहर निकल रही थी। मैंने शीशे से पीछे देखा। वंशिका वहीं जमीन पर बैठकर रो रही थी। उसका महंगा लहंगा मिट्टी में सना हुआ था। उसका घमंड जो थोड़ी देर पहले आसमान पर था, अब सड़क पर बिखरा पड़ा था। मुझे अपने वो दिन याद आ गए जब मैं छोटे से कमरे में पढ़ता था और पापा रात भर मेरे पास बैठकर हाथ से पंखा झलते थे ताकि मुझे गर्मी ना लगे। वो दिन याद आए जब उन्होंने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी थी ताकि मैं शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सकूं। जिसने अपनी हर खुशी मेरे नाम कर दी, उसे मैं किसी ऐसी लड़की के लिए कैसे छोड़ देता जो उसे अपने बराबर बैठाने में शर्म महसूस करती हो। गाड़ी अब शहर की व्यस्त सड़कों पर दौड़ रही थी। लोग उन 20 काली गाड़ियों के काफिले को देखकर रुक रुक कर देखने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि इन गाड़ियों के अंदर एक ऐसा बेटा बैठा है जिसने आज अपनी पूरी दुनिया छोड़कर अपने माता पिता की इज्जत को चुना है। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बेटा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम अपने असली घर जा रहे हैं पापा। वहाँ जहाँ आपकी इज्जत है, जहाँ कोई आपको फटे हाल नहीं कहेगा, जहाँ आप मालिक की तरह रहेंगे। मेरे पास पैसों की कमी कभी नहीं रही। मैंने शहर के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार घर बनवाया था जिसके बारे में पापा को पता भी नहीं था। मैं चाहता था शादी के बाद उन्हें सरप्राइज दूं, लेकिन वंशिका ने वो मौका ही नहीं दिया। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया कि शादी से पहले ही उसने वंशिका की असलियत दिखा दी, वरना मैं जिंदगी भर ऐसी लड़की के साथ रहता जो मेरे पिता से नफरत करती। गाड़ी जब उस नए घर के सामने रुकी तो पापा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, कुणाल, ये किसका घर है? मैं उतरा, उनके लिए दरवाज़ा खोला और कहा, यह आपका घर है पापा, आपके बेटे की मेहनत का फल। पापा कांपते कदमों से अंदर गए। वहां माँ पहले से मौजूद थी, जो गांव से आ चुकी थी। माँ ने जैसे ही पापा की हालत देखी और मेरी आंखों में आंसू देखे, वो समझ गई। उस रात मैं माँ के पैरों के पास सिर रखकर सोया और जो सुकून मुझे वहां मिला वो किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिल सकता था। लेकिन मुझे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वंशिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले ही दिन उसने मीडिया में खबरें फैलाना शुरू कर दी कि कुणाल ने उसे धोखा दिया, गरीब होने का नाटक किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। वंशिका ने मेरे बिजनेस पार्टनर्स को भड़काने की कोशिश की, कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन मैंने अपने वकीलों से साफ कह दिया कि हम कोई बयान नहीं देंगे। हम अपने काम और अपने चरित्र से जवाब देंगे। पापा अक्सर उदास हो जाते कि उनकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है, लेकिन मैं उन्हें हंसाकर बात टाल देता। मैंने घर के सभी कर्मचारियों को साफ निर्देश दे दिया था कि पापा को वही सम्मान मिले जो मुझे मिलता है। धीरे धीरे शहर को सच्चाई पता चलने लगी। ताज होटल का वही मैनेजर जिसे पापा ने माफ कर दिया था, खुद सामने आया और उसने सोशल मीडिया पर पूरा सच बता दिया कि कैसे वंशिका ने अपने होने वाले ससुर की बेइज्जती की थी। वो वीडियो वायरल हो गया और माहौल बदल गया। जो लोग कल तक वंशिका का साथ दे रहे थे, अब वही लोग उसे गलत कहने लगे। उसका परिवार लोगों से नजरें चुराने लगा। मैंने जो राज अब तक छुपा रखा था कि मैं कौन हूँ और मेरी असली पहचान क्या है, वो अब सबके सामने थी। मैंने साबित कर दिया कि एक साधारण पिता का बेटा भी मेहनत से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बस उसे अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।
वंशिका ने आखिरी कोशिश की और एक दिन मेरे घर आ गई। अब उसके तेवर बदल चुके थे। आवाज में नरमी थी। वो माफी मांगना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे गेट से ही लौटा दिया। मैंने कहलवा दिया कि जिस पिता को तुमने शादी के मंडप में जगह नहीं दी, उसे अब मेरे घर की दहलीज पर खड़े होने का भी हक नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि रिश्ते पैसे या स्टेटस पर नहीं, सम्मान और सच्चे दिल पर टिके होते हैं। वंशिका का घमंड अब बीती कहानी बन चुका था और मैं अपने माता पिता के साय में एक नई और शांत जिंदगी शुरू कर चुका था, जहां हर सुबह आदर से शुरू होती और हर रात अपनापन लेकर खत्म होती। मैंने अपने ऑफिस में पापा का वो पुराना गमछा फ्रेम करवा कर लगा दिया था, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं कहाँ से उठा हूँ और किसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी, हर उस बेटे की थी जो अपने माता पिता को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता है। उस रात मैं अपने नए घर के आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। ताज होटल का शोर, वो रोशनी, वो कड़वी यादें सब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन मेरा फोन लगातार बज रहा था। वंशिका और उसके परिवार के मैसेजेस आ रहे थे। तभी माँ कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी, मगर जब उन्होंने पापा को चैन से सोते देखा तो उनके चेहरे पर सुकून आ गया। वो मेरे पास बैठी, सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुणाल बेटा, तुमने बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक बार भी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे? मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, लोग तो तब भी बोलते जब मैं चुप रहता और अपने पिता की बेइज्जती सह लेता। क्या मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिताता जो मेरे पापा को फटेहाल कहकर धक्के दिलवा रही थी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। वो तो होटल में सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने गए थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग होंगे। मैंने कहा, माँ, यही तो दुख है कि वंशिका उनकी सादगी को उनकी कमी समझ बैठी। उसी वक्त मेरा फ़ोन फिर बजा। इस बार वंशिका के भाई का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से गुस्से भरी आवाज़ आई, कुणाल, तुमने हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी में कितनी बदनामी हुई है? तुम एक मिडिल क्लास लड़के होकर हमें आंखें दिखा रहे हो। मैंने शांत आवाज़ में जवाब दिया, देखो, तुम्हारी बहन ने मेरे पापा की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी और मेरे लिए मेरे पापा ही मेरी सोसाइटी है, वही मेरा स्टेटस है। अगर तुम्हें बदनामी का डर था तो पहले अपनी बहन को सिखाते कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया, लेकिन मुझे पता था बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी देर बाद गेट पर दस्तक हुई। मैं बाहर गया तो देखा वंशिका के पापा अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े थे। चेहरे पर पहले से जैसा घमंड नहीं था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी। मैंने उन्हें अंदर बैठाया। वंशिका के पापा बोले, कुणाल, जो हुआ उसे भूल जाओ। वंशिका अभी बच्ची है, उसे पता ही नहीं था कि वो तुम्हारे पापा हैं। उसे लगा कोई आम आदमी है। तुम वापस चलो, हम फिर से शादी की तारीख रख लेते हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अंकल, बात अब इतनी छोटी नहीं रही। सवाल ये नहीं है कि वो मेरे पापा थे या कोई और। सवाल ये है कि क्या एक साधारण इंसान आपकी पार्टी में आने लायक नहीं? क्या इज्जत सिर्फ महंगे कपड़े वालों को मिलती है? आपकी बेटी को मेरी मेहनत से प्यार है, लेकिन मेरे अतीत से नफरत है। तभी उनके एक दोस्त बोले, कुणाल, तुम भावुक हो रहे हो। तुम्हें पता है इस रिश्ते से तुम्हारे बिजनेस को कितना फायदा होता? हम तुम्हें शहर के सबसे बड़े ग्रुप में शामिल करने वाले थे। मैं मुस्कुराया और बोला, जिस सौदे की कीमत मेरे पापा के आंसू हों, वो सौदा मुझे मंजूर नहीं। मैंने जो भी बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है और अकेला ही काफ़ी हूँ। आप लोग जा सकते हैं। जाते जाते वंशिका के पापा बोले, कुणाल, तुम पछताओगे। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैंने सीधा जवाब दिया, अंकल, जो सच के साथ खड़ा हो उसे किसी का डर नहीं होता। वो लोग चले गए, लेकिन मेरा दिमाग अब भी शांत नहीं था। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो माहौल अलग था। मेरे कर्मचारी मुझे पहले से भी सम्मान देते थे, लेकिन आज उनकी नज़रों में गर्व था। ताज होटल के मैनेजर की वीडियो पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग सोशल मीडिया पर वंशिका के परिवार को गलत ठहरा रहे थे। मेरे पास सैकड़ों कॉल्स आ रहे थे। लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ पापा के बारे में सोच रहा था।
वो सुबह से चुप बैठे थे। मैं उनके पास गया और पूछा, पापा, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ। अगर मैं वहां ना जाता तो आज तुम खुश होते। मैं तुरंत उनके पैरों के पास बैठ गया और कहा, पापा, आप बोझ नहीं, मेरी ताकत है। अगर आप ना होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। वो लड़की मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला थी। भगवान का शुक्र है कि सच समय रहते सामने आ गया। उसी वक्त ऑफिस के बाहर शोर होने लगा। मैं बाहर निकला तो देखा मीडिया वाले खड़े थे। सब माइक लेकर मुझसे सवाल करना चाहते थे। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन एक रिपोर्टर ने पूछा, कुणाल जी, क्या ये सच है कि आपने अपने पिता के लिए करोड़ों का रिश्ता ठुकरा दिया? मैंने माइक लिया और शांत आवाज में कहा, रिश्ता पैसों का नहीं होता, दिल का होता है। अगर मेरे पास सब कुछ हो और मेरे पापा मेरे साथ ना हो तो मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूँ। मेरे ये शब्द शाम तक अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गए। वंचिका का परिवार अब लोगों से नजरें चुरा रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर्स ने भी दूरी बना ली, क्योंकि कोई भी ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता था जिनकी सोच इतनी छोटी हो। उसी शाम वंचिका का लंबा मैसेज आया। उसने अपनी गलती मानी और लिखा कि अगर मैंने उसे माफ नहीं किया तो वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी। मैंने जवाब दिया, वंशिका, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे ऐसे खत्म कर दिया जाए। अगर सच में पछतावा है तो खुद को बदलो। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। हमारे रास्ते अलग हैं। कुछ दिन बाद खबर मिली कि वंशिका के पापा को हार्ट अटैक आया है। इंसानियत के नाते मैं अस्पताल गया। वहां वंशिका भी थी। मुझे देखते ही रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, कुणाल, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा करूंगी। मैंने शांत होकर कहा, सेवा की जरूरत नहीं, सम्मान की जरूरत है। जो इज्जत एक बार चली जाए उसे वापस आने में समय लगता है। आपके पापा के इलाज का खर्च मैंने दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से रिश्ता जोड़ लेंगे। मैं वहां से वापस आ गया। रास्ते में सोच रहा था कि जिंदगी कैसे पलटती है। कभी मैं वंशिका के पीछे दीवाना था, आज उसके लिए बस तरस था। घर पहुंचा तो पापा आंगन में पौधों को पानी दे रहे थे। चेहरे पर सुकून था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने सपना देखा कि तुम एक बड़ा ट्रस्ट खोल रहे हो जहां गरीबों को मुफ्त खाना और इलाज मिलेगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। उसी वक्त मैंने अपने वकील को फोन किया और कहा कि ताज होटल के सामने जो प्लॉट मैंने शादी के तोहफे के लिए खरीदा था, वहां अब माता पिता के नाम से अस्पताल बनेगा। ऐसा अस्पताल जहां किसी को कपड़ों से नहीं परखा जाएगा, जहां इंसानियत के आधार पर इलाज होगा। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया था कि जब आप अपने माता पिता की इज्जत के लिए खड़े होते हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। वंशिका का घमंड टूट गया, लेकिन मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं थी। मेरी कामयाबी ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। मैंने अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़ दिया और अब मेरा हर दिन माता पिता की सेवा और लोगों की मदद में बीतने लगा। पापा का वो पुराना गमछा आज भी मेरे ऑफिस की दीवार पर लगा है, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की दुआ है। शहर में लोग अब मुझे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक अच्छे बेटे के रूप में जानते हैं, और मेरे लिए वही सबसे बड़ा सम्मान है। वंचिका का घमंड हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और मेरे सामने एक नई रोशनी भरा भविष्य था। मैं अपने माँ बाप के साए में वो सुकून पा चुका था जो किसी भी दौलत से नहीं मिलता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से नई शुरुआत होती है, जहाँ इंसान की कीमत उसके चरित्र से लगती है, ना कि उसके कपड़ों से। मैंने साबित कर दिया कि सच्चा बेटा अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए। समय बीतता गया, लेकिन ताज होटल की वो रात आज भी मेरे दिल में ताजा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर उस रात मैं वंशिका के घमंड के आगे झुक जाता तो आज खुद की नज़रों में गिर चुका होता। उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अब हर कदम पर मुझे माँ बाप की दुआओं का सहारा महसूस होता है। वंशिका और उसका परिवार जिस तरह गिरा, वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए एक सीख बन गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। असली पहचान इंसान के संस्कार और उसके व्यवहार से होती है। शहर के वो बड़े लोग जो कभी वंशिका के पापा के इशारों पर चलते थे, अब उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेते थे।
क्योंकि बदनामी का जो दाग वंचिका ने अपने माथे पर खुद लगाया था, वह अब आसानी से मिटने वाला नहीं था। मेरा अस्पताल, जो मेरे माँ-बाप के सपने पर बन रहा था, तेजी से तैयार हो रहा था। मैंने ठान लिया था कि इस अस्पताल का हर कोना मेरे पापा की उस मेहनत और संघर्ष की कहानी बताएगा, जो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए की थी। इसी बीच मुझे खबर मिली कि वंशिका के पापा का पूरा कारोबार बर्बाद हो चुका है और अब वो लोग एक छोटे से किराए के घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि दिल में अजीब सा अफसोस हुआ कि इंसान अपनी गलतियों में कितना कुछ खो देता है। एक सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा हिसाब देख रहा था कि मेरी सेक्रेटरी ने आकर बताया कि एक महिला आपसे मिलने की जिद कर रही है। मैंने उसे अंदर बुलाया तो देखा वो वंशिका थी, लेकिन ये वो वंशिका नहीं थी जिसे मैंने ताज होटल के स्टेज पर घमंड में चूर देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आवाज में पहले वाली अकड़ नहीं, सिर्फ टूटन थी। वो मेरे सामने खड़ी होकर रोने लगी और बोली, कुणाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पापा की बेइज्जती की थी और आज भगवान ने मुझे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि मेरे पास अपने बीमार पापा के इलाज के पैसे तक नहीं हैं। मैंने उसे सोफे पर बैठाया, पानी दिया और शांत होकर कहा, वंशिका, माफी तो मैं तुम्हें उसी दिन दे चुका था जब मैं वो होटल छोड़कर चला गया था। मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखकर खुद को भारी नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक बार टूट जाएं तो दोबारा पहले जैसे नहीं बनते। तुमने सिर्फ मेरे पापा का नहीं, उस इंसानियत का अपमान किया था जिस पर ये दुनिया टिकी है। वंशिका रोते हुए बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए कुणाल, बस एक मौका दे दो कि मैं पापा से माफ़ी मांग सकूं। मेरा ज़मीर मुझे रोज़ कचोटता है। मैंने कहा, पापा का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। मैं उसे अपने घर ले गया, जहाँ पापा आंगन में माला जप रहे थे। जैसे ही वंशिका ने उन्हें देखा, वो उनके पैरों में गिर गई और रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। पापा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तो तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर दिया था, तुम समझ नहीं पाई, लेकिन एक बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ ही की है। पापा की इस दरिया दिली ने वंशिका को और शर्मिंदा कर दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि बदला लेना आसान है, लेकिन किसी को उसकी गलती का एहसास कराकर माफ़ कर देना ही असली इंसानियत है। अस्पताल के उद्घाटन का दिन नज़दीक आ रहा था और मैंने सोचा, इससे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश बनाऊंगा। मैंने शहर के उन सभी लोगों को बुलाया जो उस रात ताज होटल में मौजूद थे। जब मैंने स्टेज पर जाकर माइक संभाला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैंने कहा, ये अस्पताल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये एक बेटे की अपने माँ बाप के लिए इज्जत और प्यार की निशानी है। मैंने सब युवाओं से कहा कि अपने माँ बाप को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि जिस दिन उनका साया सिर से उठ जाता है, उस दिन इंसान सच में गरीब हो जाता है। मैंने पापा को स्टेज पर बुलाया और उनके हाथों से अस्पताल का फ्री पास उन गरीब मरीजों को दिलवाया जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते थे। उस वक्त वंशिका भी वहां मौजूद थी और एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। शायद अब उसे समझ आ गया था कि उसने कैसी दौलत को ठुकराया था। अस्पताल बनने के बाद मेरी जिंदगी का मकसद और साफ हो गया। मैंने शहर में बुजुर्ग माँ बाप के लिए ऐसे सेंटर शुरू किए जहां उनकी सेहत के साथ साथ उन्हें वो सम्मान भी मिले जिसके वो हकदार हैं। वंशिका के पापा के इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी मैंने अपने अस्पताल में ले ली और जब तक वो ठीक नहीं हो गए, मैं खुद रोज उनका हालचाल पूछता रहा। वंशिका अब मेरे अस्पताल में एक वॉलंटियर की तरह काम करने लगी थी। वो दिन भर उन बूढ़े माँ बाप की सेवा करती जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। यही उसका प्रायश्चित था, यही उसका अपने आप से किया हुआ वादा था। वक्त ने हम सबको बहुत कुछ सिखा दिया था। पापा अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी जैसी मेरे बचपन में होती थी, जिसे देखकर मुझे सुकून मिल जाता था। एक रात मैं उनके पैर दबा रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, कुणाल बेटा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। उनके ये शब्द मेरे लिए दुनिया के किसी भी इनाम से बड़े थे। मैंने उनका हाथ माथे से लगाया और कहा, पापा, ये सब आपकी दुआ और आशीर्वाद है। अगर उस दिन आप होटल ना आते तो शायद मैं आज भी उस झूठी चमक दमक में फंसा होता।
हमारी जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर थी जहाँ कोई दुख नहीं था, बस शांति थी। वंशिका ने अब अपनी जिंदगी भगवान की सेवा और लोगों की मदद में लगा दी थी। वो अक्सर कहती थी कि कुणाल ने मुझे माफ करके मुझे नई जिंदगी दी है। समाज में भी बदलाव आने लगा था। लोग अब अपने माँ बाप को किसी कार्यक्रम में साथ लाने में शर्म नहीं करते थे, बल्कि गर्व से कहते थे, ये हमारे माँ बाप हैं। मैंने अपने इस सफर में सीखा कि सच का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। वंशिका का परिवार जो कभी घमंड की मिसाल था, अब बदलाव की मिसाल बन चुका था। कर्म का चक्कर जब घूमता है तो सबको बराबर कर देता है। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि बेटा, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन चरित्र और माँ बाप की इज्जत ही असली पूंजी है, जो इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहती है। अस्पताल की दीवार पर टंगा पापा का वो पुराना गमछा अब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो एक सीख बन चुका था जो हर आने वाले को बताता था कि गरीबी बुरी नहीं होती, घमंड बुरा होता है। शहर के लोग अब मुझे माँ बाप का सच्चा बेटा कहकर बुलाने लगे थे। जब मैं सड़क से गुजरता तो लोग सम्मान से खड़े हो जाते। ये इज्जत पैसों से नहीं खरीदी गई थी, ये मुझे पापा के पैरों की सेवा से मिली थी। वंशिका की जिंदगी अब पछतावे की कहानी नहीं, बल्कि सुधार की मिसाल बन चुकी थी। उसने दिखा दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान ले तो भगवान भी उसे माफ कर देता है। पापा के आखिरी दिनों में मैंने उनका हर पल अपने साथ बिताया। जब वो इस दुनिया से गए तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और भगवान का नाम लेते हुए आंखें बंद कर ली। उनके जाने के बाद घर खाली जरूर हो गया, लेकिन उनकी सीख और उनका प्यार आज भी मेरे साथ है। मैंने उनकी याद में कोई बड़ा स्मारक नहीं बनवाया, बस उनकी चिता की राख माथे से लगाकर ये वादा किया कि जब तक जिंदा हूँ, किसी भी माँ बाप को उनके बच्चों की जगह वजह से रोने नहीं दूंगा। वंशिका अब मेरे अस्पताल की व्यवस्था संभाल रही थी और पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। जिंदगी का उतार चढ़ाव हमें यही सिखाता है कि कभी भी अपने आज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ताज होटल की वो अधूरी शादी ही मेरी जिंदगी को पूरा कर गई। मैंने सबको बता दिया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि माँ बाप का आशीर्वाद होता है। जिसके पास ये आशीर्वाद है वो कभी हार नहीं सकता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सीख छोड़ जाती है। वंशिका का घमंड, पापा का सम्मान और कुणाल की सच्चाई अब लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। जब भी मैं अपने घर के आंगन में बैठता हूँ तो मुझे लगता है जैसे पापा की आवाज हवा में गूंज रही हो, बेटा तुम जीत गए। और सच में मैं जीत गया था, क्योंकि मैंने अपने जमीर को नहीं बेचा, मैंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, मैंने उस इंसान को सबसे ऊपर रखा जिसने मुझे कुछ ना होते हुए भी सब कुछ दिया। ये कहानी उन सभी बेटे बेटियों के नाम है जो अपने माँ बाप की कदर करते हैं, और उनके लिए एक आईना भी है जो पैसे की चमक में अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। याद रखो, माँ बाप इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है और उनकी सेवा ही जिंदगी की असली सफलता है। आज जब मैं उस होटल के सामने से गुजरता हूँ तो हल्की सी मुस्कान आ जाती है। होटल वही है, मैनेजर बदल चुका है, वंशिका बदल चुकी है और मैं भी बदल चुका हूँ। मैं अब वो कुणाल नहीं जो कभी मोहब्बत में अंधा था। मैं अब वो कुणाल हूँ जो सिर्फ अपने माँ बाप के प्यार का कर्जदार है। जिंदगी की ये शाम कितनी सुकून भरी है, जहाँ दिल पर कोई बोझ नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। बस वही सम्मान है जो मुझे मेरे पापा ने दिया था, और मैं उस सम्मान को अपने आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ये कहानी यहीं खत्म जरूर होती है, लेकिन इसका असर बहुत लोगों के दिलों में लंबे समय तक जिंदा रहेगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल की विशालता और अपने रिश्तों को निभाने के तरीके से होती है। और जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना खो दिया। मैंने अपना खजाना पा लिया था और अब उसे कभी खोने नहीं दूंगा। यही मेरी असली जीत है और यही मेरी कहानी का सच्चा संदेश है, जिसे मैं हर उस इंसान तक पहुंचाना चाहता हूं जो जिंदगी की भाग दौड़ में पीछे छूट गया है, या जो अपनी सफलता के घमंड में चूर है। माँ बाप का साया ठंडी छांव जैसा होता है, उसे कभी धूप में मत धकेलो, वरना खुद जल जाओगे और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने उस साय की कीमत समझी और आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ।
भगवान हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला बनाए और हमें इतना साफ दिल दे कि हम रिश्तों की अहमियत समझ सकें। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्था से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ एक सामाजिक संदेश देना है और पाठकों का मनोरंजन करना है। धन्यवाद।